1923 के पूर्वी मोर्चा पर आप अग्रिम पंक्ति में एक जर्मन सैनिक की कल्पना करें। दूरी में आप देख और सुन सकते हैं कि सोवियत T-34 टैंकों की एक पंक्ति आपकी स्थिति की ओर बढ़ रही है, लेकिन उनके पीछे सोवियत सैनिकों की भीड़ है, सभी एक विशिष्ट हथियार को पकड़े हुए। आपने इस हथियार को अच्छी तरह से समझ लिया है और इसकी क्षमता समझते हुए आप अपनी MG-42 मशीन गन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, आशा करते हुए कि आप अधिक से अधिक सोवियत सैनिकों को मार सकेंगे जब तक वे आपकी रेंज में नहीं आ जाते। जब वे ऐसा करते हैं तो आपको पता होता है कि आप पर नरक टूट पड़ेगा। हर युद्ध का अपना एक प्रमुख हथियार होता है जो राष्ट्रों के संघर्ष का प्रतीक बनता है, और पूर्वी मोर्चे का यह प्रतीक, जहां युद्ध को देशभक्तिपूर्ण रूप में मनाया जाता है, वह था PPA-40 एक सब मशीन गन। यह कच्चा लेकिन प्रभावी हथियार मास्को पर दबाव बढ़ाने और धुरी बलों के खिलाफ ज्वार को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यह पुरानी सोवियत कहावत की पुष्टि करेगा, मात्रा की अपनी गुणवत्ता होती है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। सामने से देखने पर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सबमशीन गन की अवधारणा स्थापित युद्ध क्षेत्र हथियार सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होती थी, जो अभी भी लंबी दूरी और रोकने की शक्ति वाले काफी बड़े कैलिबर राइफलों के महत्व पर जोर देती थी, लेकिन ये अक्सर फायरिंग दर की कीमत पर आते थे। ब्रिटिश ली एनफील्ड, उदाहरण के लिए, अपनी 303 कार्ट्रिज के साथ 2733 मीटर या 2.7 किलोमीटर से अधिक की अधिकतम सैद्धांतिक रेंज थी, लेकिन यह केवल एक कुशल और अनुभवी ऑपरेटर के हाथों में ही प्रति मिनट लगभग 20 राउंड ही निकाल सकती थी। पिस्तौलें इन हथियारों का समर्थन करती थीं। ये व्यक्तिगत हथियार एक हाथ से संचालित होते थे और अक्सर उनकी फायर दर राइफलों की तुलना में थोड़ी अधिक होती थी, पर दूरी पर समझौता करते थे। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की प्रमुख अमेरिकी पिस्तौल कोल्ट M1911, जो 4.5 ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्तौल राउंड फायर करती थी, की फायरिंग रेंज 50 मीटर या 160 फीट थी। इसकी आसानी और स्वलोडिंग क्षमता ने इसे शहरी क्षेत्रों में अधिक घातक बना दिया। कई लोग यह मानते हैं कि तेज फायरिंग हथियार के साथ एक मध्य मार्ग तलाशा जा सकता है, जिसमें पूरी राइफल की दूरी की जरूरत नहीं होती और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में पिस्तौलों को पूरी तरह स्वचालित बनाने के प्रयोग किए जा रहे थे, ताकि सैनिकों को उच्च फायरिंग दर मिल सके, विशेष रूप से किलेबंद स्थितियों में, जहां बड़ी आकार की राइफलें उनके आकार और कम फायरिंग दर के कारण बोझिल और असुविधाजनक हो जाती थीं। हालांकि कई सेनाओं ने ऐसे हथियारों के साथ प्रयोग किया, 1915 तक यह नहीं हुआ जब मशीन गन का पहला पूर्वज उभरा, ऑस्ट्रो-हंगेरियन M12P16 मशीन पिस्तौल के रूप में। यह अवधारणा ने पिस्तौल की सामान्य डिजाइन को त्यागने और राइफलों की जैसी डिजाइन में, लेकिन छोटे स्तर पर और पारंपरिक पिस्तौल की गोला बारूद का उपयोग करने की दिशा दिखाई। इतालवी पिस्तोला मित्राग्लियात्रिचे फिएट मोड 1915 एक 2 बैरल हथियार, जिसमें प्रत्येक के लिए एक शीर्ष लोडिंग मैगजीन थी, तुरंत बाद में आया। फिर भी इसे एक साधारण सैनिक द्वारा अकेले संभालना मुश्किल था, फिर भी यह पोर्टेबल था। अंत में एक बैरल को हटाकर संचालन को एक जोड़ी हाथों से आसानी से संचालित करने के लिए पुनः कार्य किया गया। अतः OVP 1918 ने बाद में आने वाली सभी सबमशीन गनों के लिए मानक निर्धारित किया। हालांकि जर्मन MP-18, जिसे ह्यूगो श्माइसर ने विकसित किया था, ने महान युद्ध के युद्ध क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। कुगेल स्प्रिट्स या बुलेट स्क्वर्टर शॉक सैनिकों या स्टॉर्म ट्रूपर्स द्वारा उपयोग की जाती थी,
जो दुश्मन की खाइयों में लड़ाई के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, जहां इसकी उच्च फायरिंग दर ने विनाशकारी प्रभाव डाला। सौभाग्यवश जर्मन ने युद्ध के अंतिम हफ्तों में ही एंटेंट शक्तियों के लिए ये हथियार पेश किए, जो बहुत चौंकाने वाले थे। युद्ध के बाद उन्होंने वर्साय संधि के अनुसार जर्मन सेना के पास इन हथियारों की संख्या पर सीमाएं तय कीं। महायुद्ध ने यह दिखाया कि पुराने युद्धों की तरह विशाल मैदानों में दूर लड़ने के बजाय आधुनिक युद्ध सैनिकों को एक दूसरे के निकट ले आते हैं, जिसके चलते सबमशीन गन यहां बनी रही, हालांकि वे लंबी दूरी की युद्ध राइफलों के सहायक हथियार रहे। अंतर्युद्ध के वर्षों में ब्रिटिश सैनिकों ने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से युद्ध करने और साम्राज्य की पुलिसिंग के दौरान सबमशीन गन का बड़ा उपयोग किया, जबकि अमेरिकी सैनिकों ने निकारागुआ के बनाना युद्धों में घने जंगलों के कारण नजदीकी युद्धों में उनका उपयोग किया। इस दौरान सोवियत संघ में रेड आर्मी ने अपनी सबमशीन गन निर्माण की आवश्यकता महसूस की और अपने हथियारों के डिजाइन में स्वायत्तता प्राप्त की, जो पहले विदेशी डिजाइन और नवाचार पर आधारित थे। प्रसिद्ध सोवियत हथियार डिजाइनर फ्योदोर टोकरेव ने टोकरेव मॉडल 1927 प्रोटोटाइप सबमशीन गन बनाया, जो पहला सोवियत डिजाइन हथियार था। फिर भी इसे उन डिजाइनरों से सामना करना पड़ा जो सभी सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन को खुश करने के प्रतियोगिता में थे, जो कभी-कभी मृत्यु का प्रश्न बन जाता था। विकास, परीक्षण और प्रतिस्पर्धी डिजाइनों के साथ तुलना के बाद टोकरेव की हथियार और वासिली डेगत्यारेव का एक डिजाइन 1934 में शॉर्टलिस्ट हुए। दुर्भाग्य से टोकरेव के मुकाबले में डेगत्यारेव का हथियार हर मामले में बेहतर था, हालांकि वह थोड़ा भारी था। इसे रूसी में पिस्टोलेट पोलिम्योत डेगत्यारियोवा यानी डेगत्यारियोव सबमशीन गन कहा गया, संक्षिप्त में पीपीडी, और मॉडल वर्ष 1934 के अनुसार पीपीडी 34। दुर्भाग्य से इस हथियार में उत्पादन समस्याएं थीं, क्योंकि यह 1930 के दशक में सोवियत हथियार उद्योग के लिए जटिल था। 1939 में संख्या की अनुपस्थिति के कारण हथियार को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया, लेकिन डेगत्यारियोव, जिन्हें स्टालिन का समर्थन मिला, निर्णय को पलटने में सक्षम थे, उसी समय जब सोवियत सेना फिनलैंड के साथ युद्ध की तैयारी कर रही थी और उसे जीतने की उम्मीद कर रही थी। अंततः फिनलैंडियों ने भयानक सोवियत नेतृत्व के कारण अत्यधिक आक्रमणकारियों के खिलाफ शानदार रक्षा स्थापित करने में सफलता पाई। फिनलैंड के जंगलों की नजदीकी लड़ाई में जो घात लगाने के लिए आदर्श थे, फिनलैंड की सेना अपनी खुद की सबमशीन गन के साथ सुसज्जित थी। शानदार सुयोमी केपी 31 के रूप में, जिसमें 40 और बाद में 77 राउंड गोला बारूद वाली विशिष्ट गोल ड्रम मैगजीन थी। केपी 31 ने पीपीडी की कमियों को और अधिक उजागर किया, खासकर उनके उत्पादन की समस्या को, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जॉर्जी सेम्योनोविच स्पागिन का जन्म 17 अप्रैल 1899 को इंपीरियल रूस के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के व्लादिमीर गवर्नरेट में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में बढ़ई के प्रशिक्षु के रूप में पेशेवर करियर की शुरुआत की। 19 साल की उम्र में उन्हें महान युद्ध में लड़ने के लिए इंपीरियल रूसी सेना में भर्ती किया गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के उपरांत उन्होंने रेड आर्मी के लिए गनस्मिथ के रूप में प्रशिक्षण लिया और अंततः डेगत्यारोव के साथ काम करने लगे। इस करियर पथ ने उन्हें नए बंदूक डिजाइन पर प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु 1938 में डीएसएच के भारी सोवियत मशीन गन डिजाइन करने तक उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके करीब 8000 यूनिट्स बनाए गए। सफलता के बाद उन्होंने डेगत्यारोव हथियार की तुलना में उत्पादन में आसान नई सबमशीन गन की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। पीपीडी ने घटकों को विशेष रूप से रिसीवर में बनाने के लिए रोटरी कटर के साथ मशीनरी का उपयोग करते हुए मिल्ड घटकों का व्यापक उपयोग किया, लेकिन यह प्रक्रिया खर्चीली और कम उत्पादन वाली बनी, क्योंकि उस समय सोवियत संघ में केवल कुछ कारखाने मांग को पूरा करने में सक्षम थे। स्पार्जन ने भागों को बनाने के लिए मेटल स्टैंपिंग का उपयोग करने का सोचा, जिसमें फ्लैट शीट मेटल को स्टैंपिंग प्रेस में रखकर
इच्छित आकार में बदला जाता है। 1940 में फिनिश के साथ शत्रुता समाप्त होने पर स्पार्जेन ने पीपीडी के सरल संस्करण से अधिक होने वाला अपना पहला प्रोटोटाइप हथियार बनाया। स्पार्जेन ने एक सरल गैस कंपेसाटर डिजाइन में जोड़ा, जिसने फायरिंग के दौरान बैरल की ऊपर की ओर उठने की मात्रा कम करके सटीकता में बड़ी सुधार की। नए हथियार में पीपीडी की तुलना में लगभग 70% अधिक राउंड्स फायर किए गए थे। हालांकि स्पार्जेन के नए हथियार को उत्पादन स्वीकृति से पहले डेगत्यारोव के नए हथियार सहित प्रतिस्पर्धा से बचना पड़ा। लेकिन यह बोरिस गैब्रिएलेविच श्पिटलनी की एक डिजाइन थी जिसने उनके सरल डिजाइन को खतरे में डाल दिया। श्पिटलनी का हथियार आग की दर में स्पार्जेन के बराबर था, लेकिन अक्टूबर 1940 के परीक्षणों ने इसे 21% अधिक सटीक बताया। हालांकि अंततः स्पार्जेन का डिजाइन अपनी निर्माण और असेंबली की सरलता के कारण जीत गया। रेड आर्मी ने सीखा था कि एक मामूली रूप से निम्न हथियार भी किसी हथियार न होने से बेहतर था, और यह उच्च उत्पादन आंकड़ों का वादा था जिसने परिणाम को तय किया। 21 दिसंबर 1940 को पीपुल्स कमिसार्स की रक्षा समिति ने श्पागिन प्रणाली की मशीन गन को प्रकार 1940-1 के रूप में अपनाने का आदेश दिया, जिसे पीपीएसएच 40-1 के नाम से जाना जाता है। इस हथियार के उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया था और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी क्षेत्रों में कोटा पूरा करने की। कोटा न पूरा करने पर कठोरता से निपटने और स्टालिन की नापसंदगी का जोखिम उठाने की मजबूरी थी, जिसे कोई नहीं चाहता था। यह डर नई हथियार निर्माण की उच्च स्तरीय रचनात्मकता को उकसाता था। पुराने बोल्ट एक्शन मोसिन नागेंट राइफल की बैरल को हटाकर आधा करके और नई सबमशीन गन की उत्पादन लाइनों के लिए 2 बैरल बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता था। पीपीएसएच 40 एक ब्लोबैक ऑपरेटेड हथियार था, जो एक खुले बोल्ट से स्ट्राइकर को बोल्ट फेस से स्थायी रूप से जोड़कर फायर करता था। सुरक्षा स्विच कॉकिंग हैंडल में था और हैंडल के ऊपरी भाग पर स्लाइडर को धकेलकर काम करता था, जबकि ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक फायर के लिए सेलेक्टर ट्रिगर गार्ड के अंदर ट्रिगर के सामने स्थित था। रखरखाव की सुविधा के लिए रिसीवर को हिंग किया गया था और सफाई के लिए घुमाया जा सकता था। 7.62 मिलीमीटर x 25 मिलीमीटर गोला बारूद के संक्षारक प्रभावों के खिलाफ बैरल्स को क्रोम किया गया था। बैरल में एक शराउड और कच्चा मजल ब्रेक शामिल था, जो सामने की ओर कोण पर विस्तारित होकर मजल क्लाइंब को कम करता था, परंतु यह शोर और मजल फ्लैश बढ़ाता था, जिससे दुश्मन को शूटर की स्थिति का पता चल सकता था। लकड़ी का स्टॉक द्वितीय विश्व युद्ध डिजाइन्स जैसे कि जर्मन MP40 के स्टील स्टॉक से अधिक सुविधाजनक माना जाता था। रियर साइट ने 100 और 200 मीटर के लिए फ्लिप अप एपर्चर का उपयोग किया, लेकिन प्रभावी रेंज लगभग 150 मीटर के आसपास था। स्पार्जेन ने फिन्स की प्रभावशाली स्वोमीज ड्रम मैगजीन को याद करके अपने हथियार के लिए 70 एक राउंड की समकक्ष ड्रम मैगजीन डिजाइन की। कागज पर यह PPSH 41 की एक महत्वपूर्ण विशेषता का दावा करता था। प्रयोग में मैगजीन एक वरदान और अभिशाप दोनों था। हालांकि यह 70 एक राउंड तक रखने में सक्षम था, लेकिन यह पाया गया कि जब इसे पूरी क्षमता तक लॉड किया जाता था तो हथियार में मिसफीडिंग की संभावना होती थी, जिससे रुकावटें होती थीं। रेड आर्मी का सबमशीन गन का उपयोग करने का अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि यदि केवल 67 राउंड लॉड किए जाएं तो इसकी संभावना बहुत कम होती है। इन मैगजीनों को फिर से भरना कठिनाई वाला कार्य था और बिना फोरग्रिप के सोवियत सैनिकों को आमतौर पर फायर करते समय अपने बाएं हाथ को मैगजीन के नीचे अनावश्यक तरीके से रखना पड़ता था। 1942 से एक नया घुमावदार मैगजीन हथियार के लिए विकसित किया गया था, जो 35 राउंड रखता था। यह अधिक विश्वसनीय और आरामदायक था, लेकिन पहले के मैगजीन को कभी बदल नहीं सका। विभिन्न कार्यशालाओं द्वारा उत्पादित हथियारों में कुछ खामियां थीं, जिसके कारण वे सभी मैगजीन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अपने अधिकांश संचालन जीवन के दौरान केवल एक ही ड्रम मैगजीन का उपयोग करते थे, जो फिट हो सकता था।
उत्पादन तब तेज हो रहा था जब सोवियत खुद को ऑपरेशन बारबरोसा के हमले के खिलाफ एक अत्यधिक निराशाजनक लड़ाई में पा रहे थे। हिटलर के सोवियत संघ पर आक्रमण, जिसे इटली, रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड जैसे सोवियत विरोधी सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था, 3.8 मिलियन से अधिक सैनिकों के खिलाफ तैनात होने पर रेड आर्मी के नेतृत्व को हथियारों की कमी से जूझना पड़ा। कुछ सैनिक केवल गोला बारूद लेकर युद्ध में जा रहे थे, मृत साथी से राइफल उठाने की आशा में। स्पार्गेन की सरल निर्माण प्रक्रिया सफलता की कुंजी होगी और शीघ्र ही कारखाने और छोटे कार्यशालाएं नए हथियार निर्माण के लिए पुनर्गठित की गई थीं, ताकि वे अग्रिम रेखाओं में भेजे जा सकें। रूसी निर्माण उद्योग को जर्मन बम वर्षकों की पहुंच से स्थानांतरित किया गया था। 1942 तक सोवियत लोग प्रतिदिन 3000 से अधिक उदाहरणों का उत्पादन कर रहे थे। कुछ रेड आर्मी इकाइयों को PPSH-41 से ही सुसज्जित किया गया था, क्योंकि यही हथियार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। स्टालिनग्राद की सड़कों से लेकर यूक्रेन के खुले मैदानों तक, जहां इसे जर्मन युद्ध राइफलों और मशीन गनों ने मात दी थी। सेवा में यह हथियार मजबूत, कठोर और विश्वसनीय रहा। इसे संचालित करना सरल था, जो सोवियत भर्ती के निम्न प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण था। PPH के साथ सोवियत सैनिकों की अग्निशक्ति अद्भुत थी और एक्सिस सैनिकों के लिए वास्तविक खतरा बने, अगर वे उनके नजदीकी को T-34 टैंक की सवारी द्वारा कम कर सकते। इस सोवियत सबमशीन गन की शक्ति ने दुश्मनों को भी जल्दी सम्मान देना सिखा दिया। जर्मनों ने इस प्रकार रेड आर्मी के प्रसार से प्रभावित होकर 3 नीतियों का समर्थन किया। पहले, जर्मनों ने प्रशिक्षण मैनुअल में बताया कि कब्जा किए गए हथियारों का उपयोग कैसे करें, क्योंकि युद्ध के बाद उनके पास बहुत सारे थे और वे अपने हथियारों की कमी से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने 7.34 mm X-25 mm मॉसर गोला बारूद के लिए हथियारों को पुनः चैम्बर करने के निर्देश दिए, जैसा कि जर्मनी के MP-40 में किया गया था। जर्मनों ने संशोधित संस्करणों को अलग करने के लिए MP-4 का नामकरण किया, जबकि मूल सोवियत गोला बारूद का उपयोग करने वाले मानक PPH-41 को MP-717R कहा जाता था। इतने जर्मनों के पास यह हथियार था कि यह वेहरमाच में दूसरी सबसे आम सबमशीन गन बन गई। हालांकि शायद इस हथियार का जर्मनों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि इसने उन्हें अपनी मानक युद्ध राइफल पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। 1923 तक पारंपरिक बोल्ट एक्शन राइफल कार्बाइनर नौवां लैस जर्मन सैनिकों को PPSH-40 एक लैस सैनिकों की लहरों से निपटने में कठिनाई हो रही थी। जर्मन सैनिकों ने अपनी राइफलों से सोवियत सैनिकों को रेंज में आने से पहले ही कई को मार दिया, लेकिन बहुत सारे सोवियत सैनिकों के हमले से कुछ ने जर्मन पोजीशन तक पहुंच गए और उन्होंने अपनी सस्ती लेकिन प्रभावी सबमशीन गन्स की जबरदस्त फायर पावर से विनाशकारी प्रभाव छोड़ा। उसी समय जर्मनी में एक वृद्धिशील समूह था जो एक क्रांतिकारी हथियार का समर्थन कर रहा था, जो सबमशीन गन की कार्यता और फायर रेट को बड़ी राइफलों की अधिक मार क्षमता और रेंज के साथ जोड़ता था। लड़ाई में PPSH-41 की रिपोर्टों के आधार पर हिटलर ने इस हथियार के उत्पादन की अनुमति दी और कुछ प्रारंभिक प्रोटोटाइप परीक्षण और युद्ध के बाद इसे निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। स्टुर्मगेवेयर 34 अक्सर STG-34 के नाम से पुकारे जाने वाले इतने क्रांतिकारी थे कि वे आज की सेनाओं में भी अनुकूल लगेंगे, क्योंकि यह अधिकांश आधुनिक असॉल्ट राइफलों के पूर्वज थे। सबमशीन गनों का प्रभाव डिजाइन पर स्पष्ट है, पिस्टल ग्रिप और बड़े मैगजीन के साथ, और इसका उपयोग करना आरामदायक होता है। एक भरे हुए मैगजीन के साथ इसका वजन 13 पाउंड था। PPSH-41 और कार 9 से अधिक। सैनिक नए हथियार के बाईं ओर स्विच का उपयोग करके अर्ध स्वचालित और पूर्ण स्वचालित फायर मोड के बीच बदल सकता था, जिसे वह दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप पर ऊपर या नीचे स्थानांतरित कर सकता था। उसकी फायरिंग मोड के आधार पर प्रभावी रेंज 300 से 500 मीटर तक थी, जो PPSH-41 की रेंज से अधिक थी। इससे जर्मन सेना को सोवियत हथियार का मुकाबला करने वाला हथियार मिला। हालांकि नजदीकी मुकाबले में
SATG-34 ऑनप्रेटर अभी भी नुकसान में था, क्योंकि उसके सोवियत प्रतिद्वंद्वी को बड़ा मैगजीन मिलता था, बशर्ते कि बंदूक जाम ना हो। PPSH-41 को उत्पादन के दौरान संशोधित और सुधारा गया, पर सरलता के बावजूद सोवियत नेतृत्व ने सोचा कि एक नया हथियार और आसानी से डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है, बिना किसी प्रदर्शन पर समझौता किए। उनकी सफलता के बाद PPS-33 निर्माण हुआ। हालांकि उसके लाभ होने पर भी वह कभी PPSH-41 की जगह नहीं ले सका और इसे रोजाना हजारों में बनाया जाता रहा, ताकि रेड आर्मी को इस प्रमुख हथियार की कमी न हो। सोवियत उत्पादन बंद होने तक 5 मिलियन से अधिक इकाइयां निर्मित हो चुकी थीं। इससे यह युद्ध के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले हथियारों में से एक बन गया। रेड आर्मी के स्थायी प्रतीक के साथ यह हथियार जर्मन लाइनों के पीछे के पक्षपाती युद्ध का प्रतीक भी बन गया। पक्षपाती आमतौर पर वे सैनिक या नागरिक होते थे जिन्हें जर्मन अग्रिम ने उनकी मातृभूमि पर पीछे छोड़ दिया था, और वे प्रतिरोध आंदोलन शुरू करके हमले, जाल बिछाने और तोड़फोड़ में शामिल हो गए। PPS-41 को उन समूहों के लिए हवाई मार्ग से बड़ी संख्या में गिराया गया था, जिसकी मारक क्षमता, मजबूती और सरलता से घातकता बढ़ी, जिसके कारण मोर्चे के पीछे भी एक्सिस सैनिक इसकी क्रोध से नहीं बच सके। SATG-34 की प्रेरणा से वैश्विक सेनाओं की भांति रेड आर्मी ने युद्ध के बाद अपने असॉल्ट राइफल्स का विकास शुरू किया, जो सब मशीन गन और पुराने युद्ध राइफल्स के बीच सर्वोत्तम संतुलन प्रदान करती थीं। सोवियतों के मामले में इसने एक और प्रतिष्ठित हथियार AK-47 को उत्पन्न किया, जिसे 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हथियार माना जाता है। PPSH-41 का उपयोग जारी रहा, लेकिन इसका महत्व कम हो गया। इसे सुरक्षा बलों और विमान टैंक दलों द्वारा व्यक्तिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हथियारों की संख्या अब रेड आर्मी की आवश्यकताओं से अधिक हो गई थी। हजारों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभर रही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों का समर्थन करने के लिए भेजा गया। पूर्वी यूरोप में सोवियत छत्रछाया के तहत PPH-41 को चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और यूगोस्लाविया जैसे प्रमॉस्को बलों को आपूर्ति की गई, और महत्वपूर्ण रूप से माओ जेडॉन के नेतृत्व वाले चीनी कम्युनिस्टों को भी समर्थन करने के लिए भेजा गया। चीन अंततः यह हथियार बनाना शुरू करेगा, जैसा कि उनके दक्षिणी सीमा पर स्थित पड़ोसी उत्तर कोरिया में भी होगा। मूल PPSH-41 साथ ही चीनी और उत्तर कोरियाई उदाहरणों का कोरियाई युद्ध में संयुक्त राष्ट्र बलों के खिलाफ व्यापक उपयोग हुआ। जर्मनों की तरह संयुक्त राष्ट्र के सैनिक, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बलों से बने थे, ने PPH और इसके क्लोन का सम्मान करना सीखा। हालांकि बाद वाले कम गुणवत्ता वाली निर्माण तकनीकों के कारण मूल की तुलना में काफी कम विश्वसनीय साबित हुए। दशकों के बाद चीनी सहयोगी उत्तर वियतनाम ने अपने चीनी निर्मित उदाहरणों को विभिन्न सुधारों के साथ पुनः डिजाइन किया। कि 50M नामक परिणामी हथियार ठंडा करने वाली आस्तीन को छोटा करने से दिखने में काफी भिन्न है। इस सब मशीन गन की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि इसे पूर्व सोवियत उदाहरणों से खरीदा गया, और U.S ने इसे अर्ध स्वचालित हथियार के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया। U.S वाणिज्यिक बाजार में बिक्री के लिए कंपनी A आर्म्स द्वारा। प्रारंभिक उदाहरणों की गुणवत्ता पर आलोचना हुई थी उन्नत संस्करण जारी होने से पहले, जो अब द्वितीय विश्व युद्ध के हथियार शौकीनों और संग्राहकों में लोकप्रिय है। निर्माण की सरलता डिजाइन की विशेषता थी, इसलिए अनौपचारिक उत्पादन करना आश्चर्यजनक नहीं था। लगभग 50 साल बाद 1990 के दशक में स्पार्गन द्वारा डिजाइन की गई यह हथियार पुनः उत्पादन में थी, इस बार क्रोएशिया की सेनाओं के लिए, जो युगोस्लाविया के विघटन के समय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। सोवियत युग के हथियार प्रौद्योगिकी में अग्रणी नहीं थे, लेकिन उनकी सस्ती, मजबूत और प्रभावी हथियार बनाने की क्षमता में उत्कृष्ट थी, जैसे PPSH-41। यह हथियार आज भी यूक्रेन के मिलिशिया समूहों द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध में उपयोग हो रहा है,
और यह न सिर्फ इतिहास के महानतम हथियार में से एक है, बल्कि इसका अंतिम युद्ध क्षेत्र अभी देखना बाकी है।